Hello students, hope all is well. Welcome in our online video classes. Today we are going to learn our 12th chapter of class 8th history, India after independence. हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत कैसा था, भारत के पास क्या क्या चैलेंजेस थे, किस तरह से इस चैलेंजेस को इंडिया ने एड्रेस किया। तो द फर्स्ट वेरी new subchapter of this lesson is a new and divided nation. इंडिया जब 1947 में कॉलोनियल रूल से फ्री हुआ, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनी, देन इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। किसी एक देश को स्वतंत्रता नहीं मिली, बल्कि दो राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिली। जब भारत एक कॉलोनी था या ब्रिटिश का अधीनस्थ क्षेत्र था या ब्रिटिश का गुलाम एक तरह से कहिए, तब हम केवल एक देश थे। लेकिन जब हम इस गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्र हुए तो हम दो भागों में बट गए। यानी एक ही साथ भारत को स्वतंत्रता भी मिली और भारत को विभाजन भी मिला। एक भारत राष्ट्र बना और दूसरा राष्ट्र बना पाकिस्तान। तो इस विभाजन और स्वतंत्रता का खुशी और जो गम है दोनों इंडिया को एक साथ मिले। लेकिन इसके साथ साथ भी चीज़ें आसान नहीं थी। इसके साथ इंडिया जो है वो ट्रैप हुआ वेरियस चैलेंजेस। तो चैलेंजेस ऑफ द न्यू नेशन, जो नया भारत जो स्वतंत्र हुआ था, एक न्यू नेशन के रूप में ओरिजिन हुआ था जिसका वर्ल्ड मैप पे, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। व्हाट दीज चैलेंजेस आर? द चैलेंजेस आर पार्टीशन एंड 8 मिलियन रिफ्यूजीज। उस समय स्वतंत्रता के बाद भारत की पॉपुलेशन लगभग 135 मिलियन थी। ऑलरेडी इंडिया वॉज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री रिगार्डिंग टू देयर रिसोर्सेस। जितने संसाधन थे उसके हिसाब से उस समय भी भारत एक तरह से जनसंख्या के रूप में ज्यादा ओवर क्राउडेड था या ज्यादा जनसंख्या थी उन संसाधनों की अपेक्षा। उसके बाद जो पहली समस्या भारत के सामने आई, दैट इज 8 मिलियन रिफ्यूजी। ये रिफ्यूजी कहाँ से आए इंडिया में? ये रिफ्यूजी जो नया नेशन पाकिस्तान बना था वहां से इंडिया में आए और कुछ इंडिया से पाकिस्तान भी गए, लेकिन उनकी संख्या कम थी कंपैरेटिवली। और ये संख्या 8 मिलियन मीन्स लगभग 80 लाख, लगभग नहीं एग्जैक्ट 80 लाख और 80 लाख से ज़्यादा भी जनसंख्या थी। इतने लोग भारत में एक रिफ्यूजी बन के आए। इनको शरण चाहिए थे इंडिया में, क्योंकि ये लोग विक्टिम थे उस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के जो पाकिस्तान में उस समय था। वहाँ की जो सेना थी, वहाँ का जो शासन प्रशासन था, वो अपने लोगों के अधिकारों को सुरक्षा नहीं दे पाया। इसीलिए 80 लाख लोग भारत में प्रवास लिए। दूसरा चैलेंजेस था 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स। उस समय भारत का जो मैप था, पॉलिटिकल मैप था, उसमें एक ऐसी टेरिटरी थी जो ब्रिटिश रूल्ड थी, यानी जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करती थी। और स्वतंत्रता के पश्चात उसी टेरिटरी को भारत का क्षेत्र कहा गया। उसके बाद कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां अभी भी एक सरकार नहीं शासन करती थी, बल्कि प्रिंसली स्टेट्स थे। इसका मतलब है कि वहां पे राजे और रजवाड़े शासन करते थे। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि जैसे भारत एक नदी है, उस नदी के बीच में छोटे छोटे द्वीप जैसे ये प्रिंसली स्टेट्स थे। ये प्रिंसली स्टेट्स एक तरह से इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया के सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे। तो अब समस्या ये आई कि इन जो 500 प्रिंसली स्टेट्स थे, किस तरह से इनका भारत में विलय हो। ये राजे रजवाड़े थे, इनका प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं था, नागरिक अधिकारों में कोई विश्वास नहीं था, अपने जनता को कैसे वेलफेयर गवर्नेंस देना ये इनकी चिंता नहीं थी। लेकिन जो भारत की कल्पना थी, भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन था, भारत का जो नेतृत्व था, उसने ये आश्वासन दिया था भारतीय लोगों को कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यू विल बी गवर्न विथ अ वेलफेयर गवर्नमेंट। एक लोक कल्याणकारी शासन द्वारा आपका शासन होगा, शासक द्वारा एक शासन होगा। तो इसीलिए प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया में मिलाया जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज था इंडिया में, वो था प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। दोनों तरह के डेवलपमेंट की समस्या थी उस समय भारत में। एक तो नागरिकों का डेवलपमेंट, दूसरा अवसंरचना का डेवलपमेंट। नागरिकों का डेवलपमेंट हम क्या कहते हैं? What we say when we talking about the development of citizens or the people of India, these challenges are, उस समय भारत में अशिक्षा का भरमार था।
only 30% के population are educated. When you look at the data according to gender wise, then there are very surprising data. Only 2% women of the India was educated at that time in colonial period. भारत की केवल 2% महिलाएं शिक्षित थी और कुल साक्षरता केवल 13% थी। तो एक तरह से लोगों का भी विकास नहीं हुआ था। उसके अलावा स्वास्थ्य का ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था इतना बड़ा, न ही शिक्षा के इतने ज़्यादा विद्यालय थे, न ही लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन थे जिससे वो एक अच्छा जीवन का गुजर बसर कर सके। पॉवर्टी लेवल उस समय बहुत ज़्यादा था। भारत की जो 80% जनसंख्या थी वो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इतनी ज़्यादा नौकरियां नहीं थी, इतने ज़्यादा प्राइवेट एंटिटीज़ नहीं थे, तो सब लोग कृषि पे आधारित थे और कृषि से जो आय होती थी वो बहुत कम थी। और कृषि भी एक पिछड़ी हुई कृषि थी जो हल और बैल से की जाती थी, न कि ट्रैक्टर्स और आधुनिक संसाधनों द्वारा। तीसरी समस्या थी भारत की वेरियस चैलेंजेस टू द यूनिटी ऑफ द नेशन। वो जो राष्ट्र के एकता की चैलेंजेस थे, जैसे हमारे यहाँ कुछ एक परंपराएं थी जो समाज में प्रगतिशील नहीं थी या जो समाज को खंडित करती थी या आपस में विभाजित करती थी। एंड व्हाट दिस ट्रेडिशंस आर दैट्स आर चैलेंजेस टू आवर यूनिटी ऑफ द नेशन। वो जो भारत एक राष्ट्र अभी नया नया बना था उसके लिए क्या चुनौतियां थी यहाँ की परंपराएं। दीज चैलेंजेस आर आवर कास्ट सिस्टम एज ओल्ड एज यू थिंक अबाउट हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक काल, यानी आज के लगभग 4000 साल पहले से ये भारत में एक व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। लेकिन ये व्यवस्था भी इतनी प्राचीन थी, लेकिन बाद में आके इसका स्वरूप ज़्यादा उग्र हो गया और ये ज़्यादा विभाजनकारी बन गई। कास्ट व्यवस्था जन्म आधारित व्यवस्था होती है। आपको जन्म से एक पहचान मिल जाती है, वो पहचान आपको जीवन भर ढोना होता है, चाहे आपको इच्छा हो चाहे ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में एक विभाजन का काम करती थी और लोगों के बीच आपस में हार्मोनी के लिए एक चैलेंजेस था। सेकेंड चैलेंजेस वाज द ब्रूटल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। व्हाट इज दिस द ब्रूटल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? व्हेन यू आर नॉट आइडेंटिफाई अ ह्यूमन लाइक ह्यूमन। एक व्यक्ति को, एक इंसान को जब आप इंसान की तरह नहीं ट्रीट करते हैं और उसे देख के आप दूर हट जाते हैं, दैट वाज अनटचेबिलिटी एंड वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इन वेरी ओल्ड टाइम्स। बहुत प्राचीन काल से प्रैक्टिस किया जाता है। अभी भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारे समाज की अच्छाई ये है कि ऐसे एग्जाम्पल आने पे प्रशासन भी रिस्पॉन्स करता है और समाज भी इसकी आलोचना करती है। लेकिन पहले ये एक्सेप्टेड था, दैट वाज अ रॉन्ग ट्रेडिशन। थर्ड जो था वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था। हमारा देश विभाजित क्यों हुआ? स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन कैसे हुआ या क्यों हुआ? द मेन रीजन वाज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। धार्मिक उन्माद और धार्मिक संघर्ष इस विभाजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक थे और इसी की वजह से भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद भी ये समस्या बनी रही और ये एक नए राष्ट्र के लिए जो उभर रहा था उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आगे का चैप्टर। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा अभी तक कि एक नया राष्ट्र जो बना, what are the challenges he or she has to face? She has to face a new nation। तो उस चैलेंजेस के साथ साथ कैसे उसने रिस्पॉन्स किया, ठीक, उस नेशन में। तो उस रिस्पॉन्स से कुछ अचीवमेंट्स भी हमें मिले। हम इंडियंस ने उस टैकल किया जैसे अपने सामने जो चैलेंजेस थे, तो उससे क्या क्या हमें मेजर प्रोग्रेस हमारे रहे। उसमें सबसे बड़ा हमारा प्रोग्रेस रहा दैट इज अ प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रगतिशील संविधान। 19 दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949 के बीच में ये संविधान बना और ये अस्तित्व में आया या एक तरह से लागू हुआ इन 26 जनवरी 1950। इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक, यानी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र कहने का तात्पर्य, रिपब्लिक कहने का तात्पर्य है कि किसी राष्ट्र का जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी किसी स्टेट का जो हेड है, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज इलेक्टेड बाय इट्स पीपल। वो उस देश के लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है या चुना जाता है, तब हम उस राष्ट्र को एक गणतंत्र कहते हैं। तो इंडिया के केस में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हमारे लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में
इनडायरेक्ट रूप में। तो दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट टू डिस्कस हियर, बस हमें 2-3 बातें इसके बारे में महत्वपूर्ण है जिसे जाननी है। अब ये प्रोग्रेसिव संविधान कैसे है? वाई वी कॉल इट अ प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स that are included in our constitution. And what these elements are, the first is universal adult franchise. ये है सबको सार्वभौमिक रूप से वयस्क मताधिकार। एडल्ट मीन्स वयस्क और मताधिकार। अब ये जो वयस्कता है ये उस समय 21 साल पे निर्धारित की जाती थी, यानी इंडिया के जो भी लोग 21 साल के हो जाएंगे, those people are eligible to vote and choose their government, अपने गवर्नमेंट का चुनाव कर सकते हैं। इससे एक तरह से पॉलिटिकल इक्वालिटी भी इस्टेब्लिश की गई नेशन में, दैट वाज अब्सेंट इन द कॉलोनियल पीरियड। क्या है ये पॉलिटिकल इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी ये होती है प्रजातंत्र में कि एक व्यक्ति के एक वोट का मूल्य उतना ही है जितना किसी और अन्य का है। कहने का मतलब है कि उसकी कास्ट क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सी वो भाषा बोलता है, वो आदिवासी समूह है या दलित समूह है या किसी अन्य समूह से बिलोंग करता है, माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक, तो ये हमें राइट दिया गया है भारतीयों को, जिससे ये पॉलिटिकल इक्वालिटी स्टैब्लिश होती है। ठीक, दूसरा चीज है गारंटीड इक्वालिटी बिफोर लॉ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस कम इनटू द फंडामेंटल राइट सेक्शन ऑफ 3rd चैप्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो तीसरा पार्ट है उसके अंतर्गत हमने एक इक्वालिटी बिफोर लॉ की गारंटी दी है। मतलब कि ये भी कुछ इसी तरह से है कि समानता का जो कानून है वो सबके समान रूप से लागू होगा। यानी आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपको रोड पे चलने का सबको राइट है, लेकिन वो राइट कुछ रूल के द्वारा दिया गया है, कुछ लॉ के द्वारा दिया गया है। ऐसा नहीं कि किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो वो ज़्यादा तेज चलाएगा और दूसरे को चलने नहीं देगा, और जिसके पास छोटी गाड़ी वो नहीं चल पाएगा। ऐसा नहीं, रूल जो है वो सबके लिए यहाँ पे समान है, चाहे वो सांसद हो, चाहे धनी व्यक्ति हो, चाहे एक सामान्य नागरिक हो, एक शिक्षक हो, एक स्टूडेंट्स हो, ऑल आर ट्रीटेड विथ इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये क्या करता है, ये भी एक समाज में समानता को स्थापित करता है, ये भेदभाव नहीं करता है। हमारा जो कानून है वो अपने सिद्धांत में भेदभाव नहीं करता है कि जिस व्यक्ति ने अगर किसी लॉ को वायलेट किया है तो ही मस्ट बी ट्रीटेड इक्वलिटी विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। जो कानून के प्रावधान हैं उसके अनुसार उसमें निहित जैसी भी प्रक्रियाएं हैं वो व्यक्ति के संबंध में फॉलो की जाएगी। एंड थर्ड, द प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेजेस इंडियंस, डिसएडवांटेज्ड इंडियन। हमारे जब स्वतंत्रता का लड़ाई शुरू हुआ तो स्वतंत्रता के संघर्ष में सभी लोगों की भागीदारी, चाहे वो स्त्री हो, वेदर दे आर मेल और फीमेल, वेदर दे बिलोंग टू हायर कास्ट और लोअर कास्ट, वेदर दे बिलोंग टू साउथ और नॉर्थ। तो ये जहाँ से भी लोग थे जिन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उनके नेतृत्व, हमारे उस स्वतंत्रता संघर्ष के नेतृत्व ने यह आश्वासन दिया था कि हम आएंगे तो समाज में जो सबसे गरीब तबका है या समाज में जो ऐसा वर्ग है जो अभी तक सबसे पिछड़ा हुआ है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस अपने लेक्चर में या पहले वाले लेक्चर में हम पढ़े थे, जिसमें ये हमने चर्चा किया था कि भारत में अनटचेबिलिटी है, भारत में कास्ट सिस्टम है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके जो विक्टिम थे वो समाज में उतना ऊपर नहीं आ पाए थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ स्पेशल प्रिविलेज देने पड़े। ये स्पेशल प्रिविलेज क्या था? दिस स्पेशल प्रिविलेज डिस्क्राइब्स और एक्सप्लेन इन आवर फंडामेंटल राइट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ये था कि रिजर्वेशन सिस्टम एक स्पेशल प्रिविलेज है, महिलाओं के लिए कुछ सीटों का आरक्षण करना एक स्पेशल प्रिविलेज है। यानी एक ऐसा समूह जो अब तक लाभ को प्राप्त नहीं कर पाया था समाज में, या जिसका स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था, उसके लिए ये सारे प्रिविलेज रखे गए थे। अब हम तो कुछ ऐसे मुद्दे थे दैट आर डिबेटेबल इश्यूज एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, एंड व्हाट दीज डिबेटेबल इश्यूज आर। The first debatable issues
डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात चली तो उसमें सम ग्रुप्स एडवोकेटिंग अ पावरफुल सेंटर्स, एक ऐसा केंद्रीय शासन जो आज हमारा दिल्ली का गवर्नमेंट है, तो दिल्ली की सरकार है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस समय कुछ लोगों का ऐसा एडवोकेसी था, ऐसा सजेशन था कि नेशन के सामने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, लाइक इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज पाकिस्तान एंड इंडिया। उसके अलावा कुछ हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको इंडिया में मर्ज करना था। फिर कुछ ऐसे डिमांड्स थे नॉर्थ ईस्ट से, फिर पाकिस्तान पे इंडिया का अटैक हो चुका था। तो रिगार्डिंग ऑल दैट सिचुएशंस, सम ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंकर एडवोकेट अ पावरफुल सेंटर। लेकिन दूसरा एक ऐसा भी ग्रुप्स था जो ये कहता था कि डेवलपमेंटल इश्यूज जो हैं वो स्टेट्स को तय करने हैं या स्टेट्स के पास हैं, तो द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद स्टेट्स, जो मुख्य जिम्मेदारियां हैं वो स्टेट्स के साथ हैं। तो इसीलिए हमको एक मजबूत स्टेट भी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट लंबा चला। इस डिबेट का सोल्यूशन क्या हो, तो इसका एक मिडिल पाथ को चुना गया, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट को तो थोड़ा मजबूत बनाया गया जरूर, लेकिन स्टेट को पूरी तरह से कमजोर नहीं बनाया गया। तो वो कैसे किया गया, हाउ द बैलेंस वॉज गॉट, वो बैलेंस कैसे प्राप्त किया गया। तो द 3 लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए 3 लिस्ट दिए गए, एंड दीज 3 लिस्ट आर फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंक्यूरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है और वो सुप्रीम पावर है, उसमें किसी का इंटरफियरेंस नहीं होगा। सेम स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी और उसमें कोई किसी का इंटरफियरेंस नहीं होगा। कंक्यूरेंट लिस्ट, a provision of concurrent list also was there, and what this list mean, इस लिस्ट का मतलब था कि इस लिस्ट में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर कोई कानून ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया है तो उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाता है तो पेरेंट विधि या पेरेंट लॉ वुड बी कंसीडर्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा उसे पेरेंट लॉ माना जाएगा, यानी वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और जो स्टेट के कानून होंगे वो इफेक्टिव नहीं होंगे। तो 3 लिस्ट आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्यूरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट एंड कंक्यूरेंट लिस्ट में दोनों कानून बनाएंगे। द सेकेंड डिबेटेबल इश्यूज वाज डिबेट ऑन कंसर्न लैंग्वेज, कि इंडिया या नेशन का कि लैंग्वेज क्या हो, कंसर्न लैंग्वेज क्या हो, मतलब इसकी कौन सी भाषा हो जो पूरे नेशन में लागू किया जाए। तो वी ऑफन हियर अबाउट द इंडिया द वेरी कैरेक्टर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो भारत जो है वो विविधता में एकता का देश, तो विविधता एक भाषाओं की विविधता है। हमारे यहाँ कई ग्रुप्स के, जैसे द्रविडियन लैंग्वेजेस, आर्यन लैंग्वेजेस, मंगोलाइड लैंग्वेजेस, कई लगभग हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऐसे में किसी एक लैंग्वेज को पूरे देश की भाषा बनाना वॉज नॉट एन गुड आइडिया। तो इस पे कई सारे दक्षिणी राज्यों का विरोध हो गया। टी कृष्णामाचारी उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने उस विरोध को जाके संविधान में बताया कि किस तरह से दक्षिण के लोग ये आमदा हैं कि अगर हिंदी चुनी गई तो हम राष्ट्र के अंतर्गत ही नहीं रहेंगे। तो इसका समाधान क्या निकाला गया, व्हाट आर द हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न लैंग्वेज। So they solve problem with 2 ways, that is हिंदी would be official language, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी, लेकिन इंग्लिश वुड बी यूज्ड इन द कोर्ट, द सर्विसेज एंड कम्युनिकेशंस ऑफ द स्टेट एंड अनदर। जो इंग्लिश होगी वो यूज की जाएगी कोर्ट में, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है तो उसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है। दूसरी चीज सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज उस समय जो था उसे केवल इंग्लिश में ही एग्जाम उस समय होते थे और इंग्लिश में ही उसके पेपर आते थे। कम्युनिकेशंस वन स्टेट एंड अदर, एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में जो कम्युनिकेशन किया जाएगा या जो उनके बीच
लेटर का आदान प्रदान होगा, दैट वुड बी ऑल्सो इन इंग्लिश। तो इस तरह से जो सेकेंड डिबेटेबल इश्यूज था हमारे लैंग्वेज का, उसका समाधान इस तरह से निकाला गया कि हिंदी केंद्र की भाषा तो रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट इन जगहों पे इंग्लिश अभी भी अप्लाई होगी, और यही रूल आज तक लागू है हमारे यहाँ इंडिया में।